सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका +1 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन स्थानीय शासन पर चल रहे थे। अब तक हमने जो पंचायतें हैं उनके बारे में जाना कि जो स्थानीय शासन है गाँवों में वो 3 स्तर पर है। सबसे पहला ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। उसके बारे में हमने 2 भागों में विस्तार से जाना है। आज हम लेसन का भाग 3 बनाने जा रहे हैं। इसमें हम जानेंगे कि जो पंचायती राज है उसका क्या महत्व है, इनके सामने कौन सी समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को कैसे सुधारा जा सकता है, ऐसे कौन से प्रयास हैं जो किए जाएं ताकि स्थानीय शासन का और अधिक हमें लाभ मिले, इन्हें कितने विषय दिए गए हैं जिस पर कि ये अपना काम कर सकते हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। आज हम इसका महत्व जानने जा रहे हैं कि क्या महत्व है पंचायती राज का। देखिए, सबसे पहला आत्मनिर्भरता। जब कोई अपने आसपास के मामले स्वयं सुलझाता है तो उसमें एक आत्मनिर्भरता की भावना आती है। मतलब उन्हें जो आवश्यकता है वो खुद पूरी कर सकते हैं। कोई न्याय करना है, कोई और प्रशासनिक कार्य करने हैं, अगर कोई स्वयं कर सकता है तो उससे उनमें आत्मनिर्भरता की भावना आती है। जैसे गाँवों को अब ये सब काम करने के लिए दे दिया गया तो उनमें आत्मनिर्भरता आ गई। आत्मविश्वास। देखिए, जब हम किसी काम को करते हैं तो हमारे और उसमें सफल होते हैं, हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो जनता है उसमें आत्मविश्वास पैदा हो रहा है पंचायती राज के प्रति कि हमारे जो मामले हैं वो स्थानीय स्तर पर जल्दी से सुलझा लिए जाएंगे। अगला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए, जो पंचायती राज है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र से कम नहीं है। जो ग्राम सभा के सदस्य हैं वो मिलकर किसी भी समस्या पर इकट्ठे बैठ के विचार कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। क्योंकि संख्या कम होती है तो वो लोग इकट्ठे बैठकर निर्णय ले सकते हैं, इसलिए इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी हम कहते हैं। अगला देखिए, जनता का राज। कहीं भी जब हम अपना नेता खुद चुन रहे हैं तो वो जनता का राज है। अब पंचायत में क्या है, हम सरपंच का चुनाव खुद करते हैं तो इसलिए ये क्या है, जनता का राज है। अगला देखिए, बाहरी हस्तक्षेप की कमी। तो इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि बाहर का कोई व्यक्ति आपके प्रशासन, आपके मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आपके जो मामले हैं वो आप ही के गांव के लोगों द्वारा सुलझाए जाते हैं, तो बाहरी लोगों का हस्तक्षेप कम हो जाता है। आगे देखिए, गाँवों की समस्याओं का समाधान। गांव की कोई भी समस्या होती है तो उसका समाधान शीघ्र से शीघ्र हो जाता है। अब मान लीजिए हमें राज्य स्तर पर उसे सुलझाना हो तो कितना लंबा प्रोसेस होकर वो काम चलेगा और कब उसको पूरा हो कुछ नहीं पता। तो गाँवों की जो समस्या उसका समाधान शीघ्रता से हो जाता है। इसके अलावा भी कई और इसके लाभ हैं, जैसे गाँवों के जीवन में उन्नति हो रही है, स्वतंत्रता की भावना का विकास हो रहा है लोगों के अंदर। चलिए अब हम जान लेते हैं समस्याएं क्या हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या अशिक्षा। हमारे हरियाणा में तो 2015 में शिक्षा एक कंडीशन बना दी गई है कि जो पुरुष हैं सामान्य श्रेणी के वो 10वीं पास, महिलाएं 8वीं पास। लेकिन बहुत से राज्यों में पंचायतें ऐसी हैं जहां जो मुखिया चुना जाता है वो अशिक्षित हो, तो जो अशिक्षित व्यक्ति है उसे पता ही नहीं, वो गलत कागजों पर भी हस्ताक्षर कर सकता है। तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो है अशिक्षा। चलिए आगे देखते हैं इसकी दूसरी समस्या, अज्ञानता। मतलब उन लोगों को काम कैसे करवाना है उसकी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जो पंच सरपंच चुने जाते हैं तो काम होने में देरी हो जाती है। अगली है गुटबंदी। जो सबसे बड़ी समस्या है पंचायती राज में वो है दल बन जाते हैं। लोग गुट अगर बन गए तो काम अच्छे से नहीं हो पाते, आप सभी जानते हैं। अगला है सरकार का अधिक नियंत्रण। भले ही हम कहते हैं कि स्थानीय शासन है, लेकिन फिर भी जो इससे ऊपर की संस्थाएं हैं उनका इस पे हस्तक्षेप रहता है। अगला है धन का अभाव। पंचायतों के पास सबसे बड़ी जो समस्या है वो है धन की,
इन्हें अधिक मात्रा में धन नहीं उपलब्ध करवाया जाता, ताकि वह, अगर इन्हें अधिक धन उपलब्ध करा दिया जाए तो ये गांव का पूर्ण विकास कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है धन का अभाव। दूसरी है गरीबी। भारत के अधिकांश लोग देखिए गरीब हैं। तो कोई नया, मान लीजिए हम कहते हैं पंचायतों की आय का साधन कर लगाना है, तो गरीब लोगों से क्या ही कर इकट्ठा होगा, कुछ भी नहीं। तो गरीबी सबसे बड़ी समस्या है इसमें। लापरवाह कर्मचारी, जो इनसे ऊपर जैसे पंचायत समितियाँ, जिला परिषद है, उसमें जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो कई बार अपना काम ठीक से नहीं करते, जिससे कि दिक्कत आती है। और जो सबसे बड़ी समस्या चुनावों का समय पर ना होना, जैसा कि आप हरियाणा में इस बार देख लीजिए, पंचायतों का जो कार्यकाल है वो पूर्ण हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी इलेक्शन नहीं हो रहे। तो सबसे बड़ी समस्या जो है वो है चुनावों का समय पर ना हो पाना। चलिए अब हम जानते हैं कि हम इन्हें सुधार कैसे सकते हैं। जो पंचायती राज के दोष हैं उन्हें हम सुधारें कैसे। देखिए, सबसे पहला, जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें ग्राम सभा, वार्ड समितियों को पुनर्जीवित किया जाए तथा सही मायने में भारतीय लोकतंत्र के अंतर्गत समाज के अंतिम व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित, मतलब इस तरह से बनाया जाए कि हर गरीब व्यक्ति भी, मान लीजिए वो इलेक्शन में खड़ा होना चाहे, गांव की पंचायतों या शहर की, नगर निगम, नगर पालिका के, तो वो खड़ा हो सके उसमें। उसके अलावा देखिए, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। जो बैठकें हैं उसके कोरम का प्रावधान होना चाहिए, भाई इतने सदस्य उपस्थित होने ही चाहिए। जो सरकार है उससे कुशल कर्मचारियों की भर्ती करनी चाहिए इसके अंतर्गत, ताकि जो इनका कामकाज है वो निरंतर और सुनिश्चित हो सके। केंद्र और राज्य दोनों तरह की सरकारें इसके लिए बजट का प्रावधान करें, ताकि अगर पैसा इनके पास होगा तो वो अपना कार्य ठीक से कर सकेंगे। इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि जो इनको काम करने में समस्याएं आती हैं वो ना आए। उसके अलावा ऑडिट करवाया जाना चाहिए कि इन्हें कितना पैसा मिला, कहाँ इन्होंने खर्च किया, तभी जो हिसाब किताब है वो ठीक से रहेगा। जो महिलाएं हैं उन्हें सशक्त बनाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए निर्णय खुद लेने में। जो इनके चुनाव हैं वो नियत समय पर करवाए जाएं और बिना किसी भेदभाव के समय पर करवाए जाएं। चलिए अब हम जानते हैं संविधान में इसे कितने विषय दिए गए। देखिए, इसे 29 विषय दिए गए हैं। जो पहले राज्य सूची में थे अब उसे पंचायतों को हस्तांतरित कर दिया गया। इनमें क्या है, स्थानीय स्तर पर होने वाला विकास, कल्याण, ऐसे विषय हैं जो इन्हें हस्तांतरित किए गए। चलिए जानते हैं उनके नाम। सबसे पहला कृषि, लघु सिंचाई, जल प्रबंध, जल संचय का विकास, लघु उद्योग जिसमें खाद्य प्रसंस्करण भी शामिल है, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़क बनाना, पुलिया बनाना, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तर की शामिल है, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधियां, बाजार और मेले लगवाना, साफ सफाई करवाना, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और डिस्पेंसरियां जिसमें शामिल हैं, परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाना, महिला और बाल विकास, सामाजिक कल्याण, कमजोर तबके का कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सब 11वीं अनुसूची में दर्ज विषय हैं जो कि अब पंचायतों को दे दिए गए हैं। चलिए अब हम जानते हैं राज्य चुनाव आयुक्त के बारे में। देखिए, जो राज्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी जिम्मेदारी होती है पंचायतों के चुनाव करवाने की। ठीक है जी। अब हम वित्त आयोग के बारे में जानते हैं।
प्रदेश सरकार हर 5 वर्ष के लिए एक प्रादेशिक वित्त आयोग भी बनाना जरूरी है। जो ये वित्त आयोग है वो स्थानीय शासन की संस्थाओं को आर्थिक स्थिति का जायजा लेंगे और जो शहर हैं और गांव हैं दोनों को राजस्व का बांटेंगे और देखेंगे कि वो उस धन को सही प्रयोग कर रहे हैं या नहीं। चलिए अब हम जानते हैं कि इसकी वर्तमान स्थिति क्या। देखिए, भारत में जो जिला पंचायतें हैं उनकी संख्या 500 है। जो मध्यवर्ती अर्थात पंचायत समितियां उनकी संख्या 6000। जो पंचायतें हैं वो 2.5 लाख पंचायतें हैं भारत में। शहरी भारत में 100 से अधिक नगर निगम, 1400 नगर पालिका और 2000 नगर पंचायत हैं। हर 5 वर्ष के लिए इन निकायों में 32 लाख व्यक्तियों का निर्वाचन होता है। देखिए फिर से देख लीजिए, 500 जिला परिषदें, 6000 पंचायत समिति और 2.5 लाख पंचायतें, 100 से ज़्यादा नगर निगम, 1400 नगर पालिकाएँ और 2000 नगर पंचायतें हैं। 5 साल के लिए 32 लाख व्यक्तियों का चयन होता है। तो देखिए कितना बड़ा हमारा देश और कितनी ज़्यादा उसमें पंचायतें जो कि स्थानीय शासन को चलाती हैं। चलिए इससे आगे का हम जानेंगे कल। आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।